चैट जीपीटी 21वीं सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी, एआई इंसानियत का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एलन मस्क ने भी कहा, एआई न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आज इतने कंट्रोवर्सीज के बावजूद चैट जीपीटी के पास में है 700 मिलियन से ज्यादा वीकली यूजर्स, हर दिन 1 बिलियन से ज्यादा रिक्वेस्ट और एआई मार्केट का 80% हिस्सा। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर चैट जीपीटी इतना सक्सेसफुल हुआ कैसे? क्यों कोई भी कॉम्पिटिटर इसे हरा नहीं पाया और कैसे इसने ढेरों मासूम बच्चों को मौत की तरफ धकेला? चलिए चैट जीपीटी की पूरी स्टोरी को हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से, जब एआई मौजूद तो था लेकिन उसका ज्यादातर इस्तेमाल लैब्स और बड़ी टेक कंपनीज तक ही लिमिटेड हुआ करती थी। गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जरूर रिसर्च कर रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी एआई सामने नहीं आया था जो कि आम लोगों के लिए सच में गेम चेंजर साबित हो सके। इसी दौरान एक रात सैम ऑल्टमैन एलन मस्क से मिले। आपको बताते चलें कि सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट थे, जहां से एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट और कोरा जैसे बहुत से सक्सेसफुल स्टार्टअप्स निकले हैं। एक्चुअली वाई कॉम्बिनेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि नए स्टार्टअप्स को फंड और सपोर्ट देता है। यहाँ सैम का सपना था एक ऐसा एआई बनाना जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, कोडिंग, राइटिंग और रिसर्च जैसे हर फील्ड में लोगों की मदद कर सके। एलन मस्क को भी उनका ये आइडिया काफी पसंद आया, इसीलिए उन्होंने $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा किया। उनके साथ ही दुनिया के कुछ सबसे बड़े टेक लीडर्स ने भी अपना हाथ बढ़ाया, जिसमें लिंक्डइन के को फाउंडर रेड हॉफमैन और पेपाल के को फाउंडर पीटर थियल के साथ साथ अमेज़न वेब सर्विसेज, इन्फोसिस और वाईसी रिसर्च जैसी बड़ी कंपनी शामिल थी। और फिर इस तरह 8 दिसंबर 2015 को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ओपन एआई की नींव रखी गई, जिसका मकसद साफ था कि एआई का फायदा सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट तक सीमित न रहे, बल्कि आम इंसान तक भी यह पहुंचे। और दोस्तों, आगे चलकर यही ओपन एआई दुनिया को हिलाकर रख देने वाला चैट जीपीटी लॉन्च करने वाली थी। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले कंपनी ने कई सारे और भी प्लेटफॉर्म्स और टूल्स लॉन्च किए थे। जैसे 2016 में ओपन एआई लेकर आई थी 2 खास टूल्स, जिम और यूनिवर्स, जिनके जरिए कंप्यूटर को अलग अलग गेम्स और ऐप सीखने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये टूल्स इतने एडवांस थे कि इनकी हेल्प से कंप्यूटर GTA 5 जैसे मुश्किल गेम को भी आसानी से समझकर खेल सकता था। इसके बाद 2017 में ओपन एआई बेसलाइन लॉन्च किया गया, जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम की एक लाइब्रेरी थी। आसान भाषा में कहें तो एआई रिसर्चर्स कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करते थे तो उन्हें हर बार शुरुआत से पूरी मेहनत करनी पड़ती थी, जबकि बेसलाइन में पहले से ही टेस्टेड और सही तरीके से काम करने वाले एल्गोरिदम्स मौजूद थे। इससे फायदा ये हुआ कि दुनिया भर के रिसर्चर्स और डेवलपर्स शुरू से रिसर्च न करके यहाँ से ही एल्गोरिदम्स को देख लेते थे, जिससे उनका टाइम तो बचता ही था, साथ ही रिसर्च भी फास्ट हो जाती थी और ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से एआई के फील्ड में कंट्रीब्यूट कर पाते थे। लेकिन सबसे बड़ी पहचान कंपनी को 2018 में मिली, क्योंकि यही वो साल था जब ओपन एआई ने दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया GPT-1 को। ये एक ऐसा मॉडल था जो पहले से ही लाखों सेंटेंसेस और टेक्स्ट पर ट्रेन किया गया था। जब भी आप इसे कोई इनपुट देते थे तो ये उस ट्रेनिंग के आधार पर अगला शब्द प्रेडिक्ट करता और पूरा सेंटेंस जनरेट कर देता था। अब भले ही ये मॉडल छोटा था, लेकिन एक नई क्रांति की शुरुआत जरूर हो चुकी थी, क्योंकि ओपन एआई अब काम कर रही थी अगले बड़े स्टेप पर, यानी GPT-2 पर, जो कि इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल होने वाला था। लेकिन ठीक इसी बीच एक ऐसा झटका लगा जिसने कंपनी की नींव हिलाकर रख दी। एक्चुअली 20 फरवरी 2018 को एलन मस्क ने ओपन एआई से एग्जिट ले ली। उन्होंने अपने जाने का रीजन बताया, टेस्ला का अपना ऑटोनॉमस ड्राइविंग प्रोग्राम। मतलब कि टेस्ला और ओपन एआई दोनों ही एआई रिसर्च कर रहे थे और मस्क को लगा कि ये सीधे टक्कर वाली सिचुएशन है। यहाँ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि दुनिया के टॉप एआई इंजीनियर्स टेस्ला में काम करेंगे या फिर ओपन एआई में। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कहानी का दूसरा पहलू भी है। असल में ओपन एआई के कई सारे एम्प्लॉयज का ये मानना है कि एलन मस्क के एग्जिट का असल रीजन टेस्ला नहीं बल्कि कुछ और ही था। कहा जाता है कि मस्क चाहते थे कि ओपन एआई को टेस्ला के साथ में मर्ज कर दिया जाए ताकि पूरा कंट्रोल उनके हाथ में हो। लेकिन बाकी फाउंडर्स का विजन तो बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि ओपन एआई को हमेशा इंडिपेंडेंट रहना चाहिए ताकि उस पर किसी भी कॉर्पोरेट का दबाव ना हो। बस यही बात क्लैश का सबसे बड़ा कारण बनी और आखिरकार एलन मस्क ने कंपनी को छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, उनके जाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई फंडिंग की। शुरुआत में मस्क ने वादा किया था कि वो ओपन एआई में $1 बिलियन की फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन रियलिटी ये थी कि उन्होंने सिर्फ $45 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और अब उनके जाने के बाद बाकी अमाउंट मिलने की भी उम्मीद नहीं थी।
ऐसे में ओपन के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब आगे क्या करें। इसी प्रॉब्लम से ही बाहर निकलने के लिए 2019 में ओपन अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाया और इस नॉन प्रॉफिट कंपनी को फंडिंग की कमी देखते हुए कैप्ड प्रॉफिट मॉडल में बदल दिया गया। इसका मतलब ये था कि ओपन अभी भी रिसर्च ओरिएंटेड ही रही, लेकिन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन रखा कि ठीक है, आप पैसा लगाइए, हम आपको प्रॉफिट देंगे, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। इसका मतलब कैप्ड प्रॉफिट मॉडल में कोई भी इन्वेस्टर अमीर तो बन सकता था, लेकिन अनलिमिटेड पैसे नहीं कमा सकता था, क्योंकि कंपनी का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट नहीं बल्कि इंसानियत को फायदा पहुंचाना था। इस प्रॉफिट मॉडल पर शिफ्ट करना कंपनी के लिए काम कर गया और 2019 में उसे माइक्रोसॉफ्ट जैसा पावरफुल पार्टनर मिला जिसने $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट किए और साथ ही उन्होंने सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया, जिससे बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करना पहले से भी ज्यादा आसान हो गया। यहीं से ओपन की असली उड़ान शुरू हुई और 2019 में GPT-2 लॉन्च कर दिया गया, जिसने एआई की दुनिया में हलचल सी मचा दी थी, क्योंकि ये सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को बिल्कुल इंसानों की तरह लिख सकता था। यहाँ तक कि कुछ ही सेकंड्स में न्यूज आर्टिकल्स, स्टोरीज और रिसर्च पेपर्स तक सब कुछ जनरेट कर सकता था। लेकिन दोस्तों, इसकी यही ताकत इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बन गई थी, क्योंकि ओपन को डर था कि अगर इसे सीधे पब्लिक कर दिया गया तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, जैसे फेक न्यूज बनाना, स्पैम क्रिएट करना या फिर गलत जानकारी फैलाना। इसलिए शुरुआत में ओपन ने सिर्फ छोटा वर्जन रिलीज किया और पूरा मॉडल अपने ही पास रखा। हालांकि कुछ महीनों बाद जब उन्हें लगा कि ये उतना खतरनाक नहीं है जितना उन्होंने सोच रखा था, तो फिर GPT-2 के फुल वर्जन को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया। ये उस टाइम रिसर्चर्स और डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि पहली बार उनके पास एक ऐसा एआई था जो इंसानों की तरह लंबा, लॉजिकल और रीडेबल टेक्स्ट लिख सकता था। लेकिन फिर आया साल 2020 जब कंपनी ने GPT-3 को इंट्रोड्यूस किया, जो कि GPT-2 के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल और एक्यूरेट था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी थी कि GPT-3 भले ही दुनिया का सबसे पावरफुल एआई मॉडल बन चुका था, लेकिन इसे आम आदमी डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहा था। असल में इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले पूरा मॉडल अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करना पड़ता था और फिर उसे चलाने के लिए चाहिए होती थी मजबूत प्रोग्रामिंग नॉलेज। और फिर इसी दौरान कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को एक चैटबॉट की तरह दुनिया के सामने पेश किया जाए, एक ऐसा चैटबॉट जिसमें कोई भी इंसान नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह बात कर सके बिना किसी कोडिंग या टेक्निकल नॉलेज के। और दोस्तों, इसी सोच ने ही जन्म दिया ChatGPT को, जो कि इनिशियली GPT 3.5 पर बेस्ड था। ChatGPT को 30 नवंबर 2022 को पब्लिक के लिए रिलीज किया गया था और यहीं से शुरू हुआ असली एआई रेवोल्यूशन। वो रेवोल्यूशन जिसने एजुकेशन, काम करने का तरीका, रिसर्च, बिजनेस और क्रिएटिविटी सबको बदल कर रख दिया। शुरुआत में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ChatGPT दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन लॉन्च होते ही सिर्फ 5 दिनों में ही इसने 1 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए। जबकि ये माइलस्टोन अचीव करने में इंस्टाग्राम को लगे 2.5 साल और नेटफ्लिक्स को 3.5 साल। इतना ही नहीं, सिर्फ 2 महीने में 100 मिलियन यूजर्स गेन करके ये हिस्ट्री का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर सॉफ्टवेयर भी बन गया था। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी तेजी से ये पॉपुलर हुआ कैसे? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह थी सिंप्लिसिटी। ChatGPT का इंटरफेस इतना आसान था कि इसे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों तक हर कोई आराम से चला सकता था, चाहे वो टेक जानता हो या नहीं। बस एक सवाल टाइप करिए और सेकंड्स में एकदम इंसान जैसी लैंग्वेज में जवाब मिल जाता था। दूसरी वजह थी फ्री एक्सेस। लॉन्च के टाइम ओपन ने इसे बिल्कुल फ्री रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे ट्राई कर सकें, और जब लोगों ने देखा कि ये तो गूगल से भी फास्ट और स्मार्ट जवाब दे रहा है, तो फिर हर कोई इसे टेस्ट करने लगा। तीसरी और सबसे गेम चेंजिंग वजह थी इसका इंसानों जैसा कन्वर्सेशन। पहली बार किसी एआई से बात करके ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी इंसान से बात कर रहे हों। ना कोई रोबोटिक टोन और ना ही घिसे पिटे बोरिंग आंसर्स, बल्कि ये नेचुरल और कन्वर्सेशन स्टाइल में रिस्पॉन्स देता था। यही वजह थी कि लोग एक्साइटेड होकर इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। ट्विटर, रेडिट, इंस्टाग्राम, हर जगह पर ChatGPT ट्रेंड करने लगा। यहाँ तक कि मीम्स भी बनने लगे थे कि गूगल इज डेड, ChatGPT इज हियर। और फिर देखते ही देखते ChatGPT सिर्फ टेक वर्ल्ड के लोगों का टूल नहीं रहा, बल्कि आम लोगों का भी दोस्त बन गया। स्टूडेंट्स इसे होमवर्क और असाइनमेंट्स लिखवाने के लिए यूज करने लगे। कोडर्स ने इसका इस्तेमाल बग फिक्स और कोड जनरेट करने के लिए किया। राइटर्स और यूट्यूबर्स को कंटेंट आइडियाज और रिसर्च मटेरियल्स मिलने लगे, और बिजनेस प्रोफेशनल्स ईमेल, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट तक ChatGPT से बनवाने लगे। यानी एक ही प्रोडक्ट, लेकिन अलग अलग फील्ड्स के लोग उसे अलग अलग तरीके से यूज कर रहे थे। और यही वर्सेटैलिटी ChatGPT की सबसे बड़ी ताकत बन गई। लेकिन दोस्तों, जितनी तेजी से ChatGPT को सक्सेस मिली, उतनी ही तेजी से वो प्रॉब्लम्स में भी फंसने लगा। असल में ChatGPT के सामने 3 बड़े चैलेंजेस एक साथ खड़े हो गए: टेक्निकल, एथिकल और फाइनेंशियल।
इसके टेक्निकल इशू को इंडस्ट्री में हैल्यूसिनेशन कहा गया। यहाँ हैल्यूसिनेशन का मतलब था गलत जवाब देना, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। ये प्रॉब्लम इसलिए आती थी क्योंकि चैट जीपीटी का काम है दिए गए कॉन्टेस्ट के बाद से अगला शब्द प्रेडिक्ट करना, लेकिन ये एक फैक्ट चेकर नहीं था। अगर ट्रेनिंग डेटा में कहीं पर भी गलत जानकारी मौजूद है तो ये उसे भी रिप्रोड्यूस कर देता था, और यही कारण था कि कंपनी को कई बार क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। दूसरा बड़ा चैलेंज था बायस और एथिक्स। अब चैट जीपीटी को इंटरनेट के डेटा पर ट्रेन किया गया था, और हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर हर तरह की सोच यानी सही और गलत दोनों मौजूद होते हैं। इसी वजह से चैट जीपीटी कभी कभी ऐसे जवाब भी देता था जिनमें साफ साफ पक्षपात नजर आता था, जैसे कि किसी कम्युनिटी के बारे में गलत बातें फैलाना हो, और किसी सेंसिटिव इशू पर एक तरफा व्यू, जो कि काफी डेंजरस था क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन, लोगों की रेपुटेशन को नुकसान या फिर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन तक हो सकता था। और दोस्तों बस यहीं से एक बड़ी डिबेट शुरू हो गई कि आखिर एआई कितना फ्री होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा कि आखिर क्या फिल्टर करना है और क्या अलाउ करना है। अब आती है तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल स्ट्रगल की। चैट जीपीटी को चलाना सस्ता काम नहीं है। हर क्वेरी के पीछे जीपीयू सर्वर्स, बिजली, स्टोरेज और मेंटेनेंस की भारी कॉस्ट लगती है। इसीलिए जब ये वायरल हुआ और लाखों लोग इसे रोज यूज करने लगे तो कंपनी का खर्चा भी आसमान छूने लगा। जैसे कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी के सर्वर चलाने के लिए डेली लगभग $7 लाख खर्च करने पड़ते हैं, मतलब 5 से 6 करोड़ रुपए रोज। यहाँ तक कि सैम ऑल्टमैन का भी कहना है कि आपके सिर्फ प्लीज और थैंक यू कहने से ही चैट जीपीटी को $1 मिलियन का खर्चा उठाना पड़ रहा है। इस वजह से ओपन एआई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नए नए रास्ते तलाश करने लगा, और साल 2023 में चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका अमाउंट था $20। इस प्लान के तहत ओपन एआई ने चैट जीपीटी प्लस यूजर्स के लिए GPT-4 लॉन्च किया, जो कि GPT 3.5 से कहीं ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स देता था। लेकिन दोस्तों चैट जीपीटी अभी अपने स्ट्रगल से बाहर निकलने का रास्ता खोज ही रहा था कि तभी एक बड़ी खबर आई कि गूगल भी अपना एआई चैटबॉट लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम रखा गया था बार्ड। जैसे ही ये खबर आई, लोगों को लगने लगा कि अब चैट जीपीटी का गेम ओवर है, क्योंकि गूगल ही वो कंपनी है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन और डेटा मौजूद है। लेकिन जब बार्ड लॉन्च हुआ तो पिक्चर पूरी तरह से पलट गई। बार्ड ने पहले ही पब्लिक डेमो में सवाल का गलत जवाब दे दिया, जो कि इतना बड़ा ब्लंडर बना कि गूगल की क्रेडिबिलिटी तक हिल गई, और अगले ही दिन इसके मार्केट वैल्यू से अरबों डॉलर साफ हो गए। यहीं से लोगों का भरोसा चैट जीपीटी पर और भी मजबूत हो गया, और बार्ड उल्टा चैट जीपीटी के लिए बूस्टर साबित हुआ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था और ओपन एआई अपने अगले मॉडल पर रिसर्च करने में लगा हुआ था। लेकिन फिर तभी इसी साल यानी नवंबर 2023 में अचानक टेक दुनिया में एक ऐसा धमाका हुआ जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असल में 17 नवंबर 2023 को सैम ऑल्टमैन को अचानक एक गूगल मीट पर बुलाया गया, और वहाँ उन्हें बताया गया कि आप ओपन एआई के सीईओ नहीं रहे। इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी में लिया गया था कि ऑल्टमैन खुद ही शॉक्ड रह गए थे। और इस फैसले का इम्पैक्ट ये हुआ कि ग्रेग ब्रॉकमैन, जो कि को फाउंडर थे और उस वक्त कंपनी के चेयरमैन की पोजीशन संभाल रहे थे, उन्होंने भी बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ जाते हुए इस्तीफा दे दिया। अचानक से हुए इस एक्शन के बाद इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज सब हैरान थे। पूरी दुनिया शॉक में थी कि एआई का सबसे बड़ा चेहरा अचानक गेम से बाहर कैसे हो गया। इसके जवाब में बोर्ड ने कहा कि सैम ऑल्टमैन हर बार बोर्ड को पूरी सच्चाई नहीं बताते थे, कई बार बातें छुपाते थे और सिर्फ सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। लेकिन बोर्ड के एक्सप्लेनेशन के बाद भी कंपनी के अंदर एक विद्रोह शुरू हो गया, और लगभग पूरे स्टाफ ने डिमांड की कि या तो सैम ऑल्टमैन को वापस लाओ या फिर हम सभी रिजाइन दे देंगे। इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि आखिरकार बोर्ड को झुकना पड़ गया। बोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया, पुराने मेंबर्स हटा दिए गए, और सिर्फ 5 दिन बाद सैम ऑल्टमैन फिर से ओपन एआई के सीईओ बन गए। और इस तरह एक बड़े कोलैप्स से बचकर कंपनी वापस से ट्रैक पर आ गई। इसके बाद से ओपन एआई ने अपनी इमेज जनरेशन मॉडल DALL-E 3 को भी चैट जीपीटी में इंटीग्रेट कर दिया, और ये फीचर लॉन्च होते ही काफी पॉपुलर हुआ, क्योंकि लोगों को पहली बार एहसास हुआ था कि इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं, और अब सिर्फ टेक्स्ट लिखकर वो अपनी सोच को इमेज में बदल सकते थे। आर्टिस्ट, स्टूडेंट, मार्केटर सबके लिए यहाँ पर एक नया दौर शुरू हो गया, जहाँ क्रिएटिविटी के दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके थे। चैट जीपीटी लगातार आगे बढ़ रहा था, और इसकी ग्रोथ को देखते हुए सभी को ये समझ आ गया था कि फ्यूचर एआई का ही होने वाला है। इसीलिए टेक वर्ल्ड के बड़े बड़े जायंट्स भी इसमें उतरने लगे, और चैट जीपीटी का कंपटीशन बढ़ता चला गया। इस कंपटीशन में सबसे पहले कूदे एलन मस्क। नवंबर 2023 में उन्होंने अपना एआई चैटबॉट ग्रॉक को लॉन्च किया। इस एआई चैटबॉट को एक्स के रियल टाइम डेटा के साथ में जोड़ा गया, इसीलिए ये बहुत ही एक्यूरेट रिस्पॉन्स देता था। ऐसे में दोस्तों गूगल भी भला कहाँ पीछे रहता। फरवरी 2024 में उसने बार्ड को रीब्रांड करके जेमिनी के नाम से पेश किया, जो कि बार्ड से काफी फास्ट और एक्यूरेट था। इसीलिए बार्ड से गूगल की जो बदनामी हुई थी
उसे जेमिनी ने काफी हद तक कवर कर दिया। लेकिन फिर इसी दौरान 10 जनवरी 2025 को एक और नया कॉम्पिटिटर मार्केट में उतरा, जो था चाइना का डीपसीक। इसका हाइप बहुत जबरदस्त था, यहाँ तक कि हर कोई इसे चैट जीपीटी से भी ज्यादा पावरफुल मान रहा था। और इसी हाइप की ही बदौलत सिर्फ 17 दिनों के अंदर इसने अमेरिका में iOS ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले फ्री ऐप का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन दोस्तों, इसके जवाब में चैट जीपीटी भी शांत नहीं रहा। उसने अपना डीप रिसर्च फीचर लॉन्च कर दिया, जो कि ज्यादा इंफॉर्मेटिव और एक्यूरेट रिजल्ट निकाल कर देता है। और दोस्तों, अभी हाल ही में OpenAI ने अपना GPT-5 मॉडल भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि चैट जीपीटी के पिछले सभी मॉडल से बहुत बेहतर है। इतना ही नहीं, चैट जीपीटी के पास ग्लोबली 80.92% मार्केट शेयर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, जो इसी का GPT-4 मॉडल यूज कर रहा है, उसके पास 5.19%, डीपसीक के पास 2.75% और गूगल जेमिनी के पास सिर्फ 2.19% है। कुल मिलाजुलाकर चैट जीपीटी का फिलहाल कोई भी मुकाबला नहीं है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ चैट जीपीटी ने हमारी जिंदगी आसान बनाई है, वहीं इसका एक खतरनाक पहलू भी सामने आया है, और वो है चैट जीपीटी से जुड़ी हुई मौतें। 11 अप्रैल 2025 को कैलिफोर्निया में 16 साल का एडम रैन अचानक से कर बैठा। उसके घर में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था, इसीलिए ये सबके लिए शॉकिंग था। बाद में जब पेरेंट्स ने उसके चैट्स देखे तो पता चला कि एडम अपने आखिरी दिनों में सबसे ज्यादा चैट जीपीटी से ही बात कर रहा था। उसने चैट जीपीटी को अपने कमरे में लगाए गए एक फंदे की फोटो भेजी और पूछा, क्या ये काम करेगा? चैट जीपीटी ने जवाब दिया, हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या मैं इसे और मजबूत बनाने में मदद करूं? और फिर कुछ घंटों बाद उसकी माँ ने उसे उसी जगह पर लटका हुआ पाया। फैमिली ने OpenAI पर केस किया तो फिर कंपनी का रिस्पांस आया कि चैट जीपीटी हर बार सेंसिटिव या इमोशनल केसेस को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाता। और दोस्तों, यह अकेला मामला नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे और भी केसेस सामने आए हैं जहां लोग AI से बात करने के बाद से अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। यानी अब असली सवाल यह है कि फ्यूचर में चैट जीपीटी और AI हमारी जिंदगी आसान बनाएंगे या फिर हमारे लिए मुश्किल बन जाएंगे। आप अपना ओपिनियन भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।